पुराने जमाने की बात है, जब न सड़कें ऐसी थीं, न रोशनी का ऐसा इंतजाम और न ही मोहल्लों में भीड़ भाड़ का। वह मंजर कच्चे रास्तों से होकर दूर कहीं एक छोटा सा गांव बसा करता था। नाम था सदरपुर। सदरपुर के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बढ़ई रहा करता था। लंबा कद, झुकी हुई पीठ, चेहरे पर झुलसी हुई सी रंगत और माथे पर हमेशा तन्हाई और नाराजगी की शिकन। लोग उसे बई साहब कहकर बुलाते थे। बई का सारा वक्त लकड़ियों को काटने, तराशने और फिर उनसे कुर्सियां, माचिस की डिब्बियां, खांटे और खिलौने बनाने में गुजरता था। हुनर में माहिर था, मगर मिजाज से बेहद सख्त। हाथ में कुल्हाड़ी थामे जब वह जंगल की तरफ निकलता तो लगता जैसे कोई जंग के मैदान में उतर रहा हो। उसकी बीवी एक सीधी सादी और बेहद नरम मिजाज वाली औरत थी। नाजुक सी कद काठी, बड़ी बड़ी नम आंखें और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बिखरी रहती थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, ऐसी औरत सबको नहीं मिलती है, मगर अफसोस बढ़ई को उसकी कदर कभी नहीं हुई। शादी को 10 साल गुजर चुके थे। 10 सालों में एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हुईं। हर बेटी के आने के बाद बढ़ई का दिल और सख्त होता चला गया। उसका गुस्सा अब थमने का नाम नहीं लेता था। रात को जब वह काम से थका हारा घर लौटता और बेटियां उसके आगे दौड़ती, अब्बा अब्बा कहते हुए, तो वह उन्हें धक्के से परे हटा देता। बीवी पर चीखना, चिल्लाना, उस पर इल्जाम लगाना कि तेरी वजह से मेरी बस बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा खानदान कैसे चलेगा, मेरा नाम कौन रोशन करेगा। बीवी आंसू पीकर सब सह लेती। एक दिन जब बीवी के पेट में फिर से बच्चा पल रहा था तो बढ़ई का गुस्सा और भी उफान पर था। बरसात की एक अंधेरी रात थी। छत से पानी टपक रहा था। बई ने गुस्से से बीवी की बांह पकड़ ली और कहा, सुन ले और अच्छे से कान खोलकर सुन ले। अगर इस बार फिर से बेटी हुई तो ना तुझे जिंदा छोड़ूंगा, ना उस बेटी को, दोनों को मार डालूंगा। बीवी थर थर कांप उठी। आंखों में डर का समंदर लहरा गया। बस उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब की बार बच्चा होने से पहले ही मां के घर चली जाएगी। कम से कम वहां पर तो बचाव रहेगा। उसने अपने शौहर से इजाजत ली और सुबह होते ही अपना एक छोटा सा गठरी उठाकर बीवी ने अपने मायके की राह पकड़ ली। चप्पलें कीचड़ में ढंसती रहीं, पैर लहूलुहान होते रहे, मगर बीवी का इरादा मजबूत था। मायके का घर एक टूटा फूटा सा लेकिन प्यार से भरा हुआ था। बीवी की मां बूढ़ी मगर बेहद अक्लमंद और समझदार औरत थी। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा फटने को आया। आंखों से बेसाख्ता आंसू टपक पड़े। बेटी सब्र कर, सब्र मां ने दिलासा दिया। दिन गुजरते रहे। बीवी का पेट भारी होता चला गया और फिर वह रात भी आ गई। आधी रात का वक्त था। काले बादलों से आसमान ढका हुआ था। ठंडी हवाएं साई साई करती हुई दीवारों से टकरा रही थीं। बीवी की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। मां और 2 औरतें उसकी मदद कर रही थीं। आखिरकार काफी दर्द और तड़प के बाद एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई, मगर इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज गूंजी, बीवी ने थक कर अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। बीवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, हौसला टूट चुका था। आंसू बहे तो रुके ही नहीं। गोद में बच्ची को ले लिए हुए वह कांपती रही। उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। बीवी का दिल बार बार डर से कांपता रहा। अगर बढ़ई को पता चल गया कि फिर से बेटी हुई है तो वह क्या करेगा। सदरपुर के उस छोटे से झोपड़े में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। बढ़ई से दूर अपने मायके में रह रही उसकी बीवी दिन रात एक ही ख्याल में घुलती जा रही थी। हर लम्हा, हर सांस लेते वक्त उसकी बीवी दिन रात एक ही ख्याल में घुलती जा रही थी। हर लम्हा, हर सांस लेते वक्त एक ही सवाल उसे कचोट था, अब क्या होगा। कैसे बचाऊंगी इस बच्ची को, उस जालिम के गुस्से से कैसे बचूंगी। खुद अपनी जान बीवी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। वो बच्ची को गोद में उठाकर जब देखती तो दिल से एक हुक उठती थी, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ई की आंखों में भड़के हुए आग के शोले उसे डराते रहते। वो अल्फाज बार बार गूंजते, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुझे भी मार डालूंगा। हर रात वह जागती रहती। बच्ची को सीने से लगाए आंसू चुपचाप तकिए में भीगते रहते। मां भी हर वक्त उसके पास बैठती, मगर खुद भी बेबस जैसी थी। क्या करती, कहां ले जाती। इस हालात में एक रात जब हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी, जब दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, बीवी ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उसने बच्ची को गोद में उठाया, नरमी से चूमते हुए फुसफुसाई,
माफ करना मेरी जान, अगर तेरी जिंदगी है तो तू बच जाएगी। उसने अपने पुराने कपड़ों के ढेर से एक बड़ा सा मटका निकाला। मटके को अच्छी तरह से धोया, अंदर मुलायम कपड़े बिछाए और बड़ी नरमी से बच्ची को उसमें सुला दिया। बच्ची शायद मां के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसने आंखें खोली, एक धीमी सी मुस्कान बिखेरी और फिर मटके के अंदर दुबक गई। बीवी ने मटके का मुंह कपड़े से बांध दिया, मगर बहुत हल्के से, ताकि हवा भी जाती रहे और बच्ची दम भी ना घुटे। रात का तीसरा पहर था। गांव की पब्लिक गहरी नींद में डूबी हुई थी। सिर्फ बीवी की आंखें जाग रही थीं। खौफ, दर्द और मां की ममता में डूबी हुई कांपते हाथों से बच्ची से भरा मटका उठाया और दबे पांव घर से निकल पड़ी। रास्ता वीरान था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कहीं कहीं घास में सरसराहट होती तो बीवी का दिल कांप जाता, मगर वह चलती रही। बिना रुके, बिना मुड़े दरिया गांव के पीछे पेड़ों की कतारों को पार करते ही आता था। गहरा, चुप और अजीब सा दरिया, जैसे सदियों से सब कुछ अपने सीने में समेटे बैठा हो। बीवी दरिया के किनारे आकर रुकी। थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, मटके पर हाथ फेरा। बच्ची का चेहरा एक बार फिर देखा और बेसाख्ता रो पड़ी। क्या मैं बहुत बुरी मां हूं? क्या मेरा डर सही है, या मैं अपनी बच्ची को एक अंधेरे में छोड़ रही हूं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ हवाओं का सर्द थपेड़ा था जो उसके आंसुओं को उसके गालों पर बिखेरता रहा। बीवी ने कांपते हुए हाथों से मटका दरिया में रख दिया। धीरे धीरे पानी मटके को समेटने लगा। मटका हिला डोला और फिर बहाव के साथ बहने लगा। बीवी दूर तक देखती रही, जब तक मटका उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर पांव घसीटती हुई वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। दिल में एक चुप्पी थी जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। सुबह जब मां ने पूछा, बेटी कहां है, उसने मां को अब बता दिया। मां कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी आंखों में तड़प तैर गई, जैसे सब कुछ जानती हो, फिर भी लफ्जों में बयां न कर सकती हो। अब बीवी को अपने झूठ की चुभन हर पल महसूस हो रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी। शायद कहीं किसी तरह उसकी बच्ची बच गई हो, किसी ने उसे बचा लिया हो। अगले दिन औरत ने सुबह सुबह मायके में आखिरी बार अपनी मां के रुखसती की इजाजत ली। दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ करने जा रही हो, मगर फिर भी अपने आप को न समझ पा रही हो। मां ने कहा, आराम से जाना बेटी और सोच समझकर काम करना। बीवी ने सिर झुकाकर मां का हाथ रखवाया। मां की बातें अंदर तक गूंज रही थीं, लेकिन दिल में एक खौफ था, जैसे उसे हमेशा डर सता रहा हो कि क्या उसने सही किया। बच्ची को छोड़ने के बाद बीवी वापस अपने घर लौटने के लिए तैयार हुई। सास शौहर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर कोई रास्ता नहीं था। वो किसी तरह अपने कदम उठाती हुई बढ़ई के घर पहुंची। दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर अब यह सच नहीं बताया तो शायद कभी मौका ना मिले। बढ़ई काम से लौटकर अपनी झोपड़ी में घुसते ही अपनी बीवी को खामोश खड़ा देखा। उसने कहा, तू आ गई, मेरा बेटा कहां है? बीवी ने धीरे से कहा, बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था। बढ़ई की आंखों में एक पल को शांति आई, फिर गुस्सा लौट आया। क्या कहा? तुम सच बोल रही हो? बीवी ने फूट फूट कर कहा, हां बेटा, मरा हुआ पैदा हुआ था, मैंने उसे दफन कर दिया। किसी तरह बीवी की आवाज कांपते हुए बाहर निकली। उसने खुद को किसी तरह शांत किया ताकि बढ़ई के साथ और बहाने ना बनाने पड़े। उधर नदी के पास एक खतरनाक मंजर बन चुका था। बीवी ने जो बच्ची को मटके में रखकर बहाया था, वह मटका अब गहरे जंगल में पहुंच चुका था। नदी के तेज बहाव में मटका एक झाड़ी के बीच में फंस गया था। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन मटका पानी में तैरते हुए उन घनी झाड़ियों तक पहुंच गया था। पानी के साथ बहते हुए मटका एक पेड़ की जड़ों में अटक गया। बच्ची की नन्ही सी सांसें शायद अब भी मटका में मौजूद थीं, लेकिन नदी के पानी के साथ वह जंगली झाड़ियां बच्ची को हिफाजत नहीं दे सकती थीं। मटका झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव उसे और भी खतरनाक रास्तों की तरफ खींचता चला जा रहा था। पानी का दबाव बढ़ते हुए मटका और भी अंदर की तरफ धकेल गया। कुछ पल के लिए मटका झाड़ी में हिलने लगा, फिर एकदम से रुक गया। सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक सिर्फ पानी की आवाज और झाड़ियों में फंसने की हलचल सुनाई दे रही थी। यह एक अजीब सी खामोशी थी, एक अनजानी सी चुप। किसी इंसान को नहीं पता था कि उस नन्ही बच्ची का क्या हुआ। गहरे जंगल के अंदर, जहां घने पेड़, झाड़ियां और जंगली पौधे सब तरफ फैले हुए थे, एक अजीब सी खामोशी थी।
नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और जंगल में फैले उस सन्नाटे को तोड़ने की कोई आवाज नहीं थी। बच्ची का मटका अब तक झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन उस वक्त का माहौल कुछ अलग था। बारिश का मौसम अब भी खत्म नहीं हुआ था और जंगल में जो नमी और ठंडक थी वह माहौल को और भी खौफनाक बना देती थी। सर्द हवा बह रही थी और घने जंगल में हर कदम की आवाज गूंजती थी। मगर इस समय उस जंगल में कुछ और हो रहा था। दूर से पत्तियों के बीच एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जंगली जानवर अपनी रोजाना के हिसाब से पानी पीने आ रहे थे, मगर अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने जंगल की हर हलचल को चुप कर दिया। वो आवाज थी एक बच्चे के रोने की। नदी के पास खड़े एक मटके से यह आवाज आ रही थी। एक इंसान के बच्चे का रोना जंगल में कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। मटका धीरे धीरे झाड़ियों में फंसा हुआ था और अब वह पूरी तरह से सुनाई दे रहा था। उस वक्त जंगल में एक मादा चीता पानी पीने के लिए आ रही थी। वह चीता धीरे धीरे नदी के किनारे आकर पानी पीने लगी। उसकी नजरें शांत और निगाहें चुप थीं, लेकिन जैसे ही उसने उस मटके से आने वाली आवाज सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान आया। चीता एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आंखों को घुमाया और उन झाड़ियों की ओर देखा जहां मटका फंसा हुआ था। वो जानवर था, पर उसकी ममता शायद कुछ और ही था। उसकी नजरें मटके की तरफ बढ़ने लगीं। यह आवाज कहां से आ रही है? चीता ने धीरे से सोचा। जब चीता मटके के पास पहुंची तो उसने अपनी पंजों से मटके को हल्का सा खरोच लिया। जैसे ही मटका हिला, एक हल्की सी आवाज बाहर निकली। चीता की आंखें चौकस हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंदर क्या था। चीता ने मटके को बड़े सुकून से अपनी नजरों से देखा और फिर धीरे से अपना पंजा उस पर रखा। मटके को खोलते ही अंदर से वह नन्हा सा इंसानी बच्ची बाहर आया। चीता ने अपनी आंखों में उस छोटे से बच्चे को देखा और अचानक उसकी मां की ममता जाग उठी। उसकी निगाहें भर आईं। ममता का वो जज्बा जो किसी भी जानवर में हो सकता है, वहीं चीता में भी था। बच्चे का चेहरा, उसकी नन्ही आंखें, उसकी नजदीकियों ने चीता को किसी हैरत में डाल दिया था। वह समझ नहीं पाई कि यह बच्ची कैसे इस हालत में वहां आया, लेकिन उस बच्चे को अपने पास महसूस करते हुए चीता के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। क्या यह बच्ची जिंदा रह सकता है? यह सवाल उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर कुछ और ही महसूस किया। चीता ने बच्ची को अपनी नजरों में देखा और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गोद में उठाया। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था। वह इस बच्चे को अपनी तरह से देख रही थी और उसे नजरें से प्यार कर रही थी, जैसे किसी ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो। लेकिन यह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। जंगल के इस सुनसान और बेजुबान जिंदगी में एक मादा चीता ने उस बच्ची को उठा लिया था। चीता का दिल उसकी नन्ही मुस्कान पर आ चुका था। उसने बच्ची को अपनी सीने में दबाया, अपनी गर्मी महसूस करवाई और उसे अपनी नजर से हर खतरे से दूर रखने का वादा किया। उसका सीना धीरे धीरे उठता और गिरता था, जैसे वह उस बच्चे को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही हो। बच्ची ने अपनी छोटी सी अंगुली चीते की भर में दबा दी और चीते ने उसे अपनी मां की तरह अपनी गर्मी और ममता से थाम लिया। फिर उसे अपनी गुफा में लेकर पहुंची। गुफा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल ने अपनी सारी आवाजें चुप कर दी हों। उस वक्त मादा चीता अपने नन्हे बच्चे को प्यार से अपनी गोदी में सुला रही थी। उसकी नजरें हर थोड़ी देर बाद बच्चे के चेहरे पर जाकर टिक जाती। उसकी ममता का कोई हद नहीं था, जैसे उसने इस बच्ची को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही मान लिया हो। वो बच्ची अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था और मादा चीता उसे देखकर अपनी दिल की गहराई से एक सुकून महसूस करती। उसका शरीर अब कमजोर था, लेकिन उसकी रूह में एक नई ताकत आ चुकी थी, क्योंकि उसे अब किसी से ज्यादा अपनी परवाह थी, तो वह वही बच्ची था। कुछ वक्त बाद मादा चीता ने बच्चे को अपनी गोदी में और सहेजा। वह जानती थी कि उसे अब बच्ची के खाने और पीने का बंदोबस्त करना होगा। जंगल में खाने पीने की कमी नहीं थी, पर उसे इंसान के बच्चे की जरूरतें समझनी थी। तुम्हें दूध चाहिए, और अगर तुम ठंडी में जिंदा रहना चाहोगे तो तुम्हें आराम से खाना मिलेगा। चीता ने धीरे से सोचा। वह जल्दी से जंगल में गई और वहां की सबसे ताजगी वाली जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। साथ ही कुछ फल भी ढूंढे ताकि बच्ची को थोड़ा सा खाने को मिल सके। मादा चीता की नजरें उस बच्चे की तरफ बढ़ीं, जैसे उसे भरोसा हो गया हो कि वह उसे पाल सकती है। फिर उसने अपने पंजों से फल को मसला
और फल का रस उसके मुंह में गिराने लगी। उसके मुंह से एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने चीता को शुक्रिया कहा हो। मां का दिल फिर से लहराया, जैसे उसे मिल गया हो वही सब कुछ जो वह चाहती थी। वह जानती थी कि अब इसे सही से बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। मादा चीता ने बच्ची के पास बैठते हुए अपना सिर हल्का सा नीचे किया और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गर्म दूध की तरह गर्मी देने की कोशिश की। बच्ची को अपनी गर्दन से सटा लिया और उसे अपनी खुद की गर्मी से महसूस कराया। वह उसे पूरी कोशिश से अपने दूध की तरह उसके दूध पीने का इंतजाम करने लगी थी। इसी बीच आसमान में अचानक एक अजीब सा बदलाव आ गया। घने बादल सूरज की रोशनी को ढकने लगे और हवा में एक हल्की सी ठंडक फैलने लगी। फिर एक हल्का सा रौंदता हुआ गड़गड़ाहट सुनी गई और फिर तेज बारिश का शोर सुनाई दिया। मगर उस बारिश और तूफान में एक और चीज थी जो मादा चीता के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गई। वह घबराई नहीं, क्योंकि उसे अपनी अक्ल और समझ पर भरोसा था, लेकिन अब बारिश के साथ एक तूफान आने वाला था। वह जानती थी कि अगर तूफान आया तो उसकी गुफा को भी नुकसान हो सकता था। गुफा में बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगीं और चीता ने अपने नन्हे बच्चे को और गहरे कोने में ले जाकर उसे महफूज करने की कोशिश की। उस वक्त चीता का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बच्ची की हिफाजत करनी है। उसने अपनी सारी ताकत को जोड़ते हुए बच्ची को अपनी गर्म भर में और सहेज लिया। बारिश की बूंदें चट्टानों पर गिरती और तेज हवा उस जंगल में जैसे चिल्ला रही हो। चीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बच्चे को अपनी सीने में दबाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्याल था, उसकी बच्ची हर हाल में महफूज रहे। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, उसने बड़ों लोगों की तरह धीरे से कहा। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह पूरी रात तूफान से लड़ते हुए अपने बच्चे को अपनी गोदी में समेटे रखी। जब तूफान थम गया और बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं, तो मादा चीता ने अपनी बच्ची को धीरे से उठाया और उसे फिर से अपनी गोदी में सुला लिया। वह जानती थी कि इस जंगल में अब एक और कहानी शुरू होने वाली थी और उसकी ममता एक नई मिसाल बनेगी। कुछ महीने और फिर साल भी गुजर गए। मादा चीता और बच्ची अब एक दूसरे के लिए जैसे पूरी दुनिया बन चुके थे। जंगल की गुफा अब उनका घर बन चुका था, जहां हर सुबह वह एक दूसरे के साथ नए दिन की शुरुआत करते थे। बच्ची अब 3 साल की हो चुकी थी और उसकी आंखों में अब चीता जैसी पैठ और चपलता आ गई थी। वह अपनी मां की तरह तेज दौड़ती, उछलती, कूदती और उसकी नजरों में वह हल्का सा गुस्सा और चपलता था जो सिर्फ जंगल के बच्चों में होता है। एक दिन जब चीता और उसकी बच्ची अपने रोज के खेल में लगे हुए थे, अचानक उन्हें जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें तेज और खौफनाक थीं। मादा चीता ने अपनी सुनने की ताकत का इस्तेमाल किया और उसकी आंखों में एक चकमक सी गुस्से वाली लाली आ गई। वह यह जान चुकी थी कि यह आवाजें खतरे की हैं। 2 भेड़िए जो जंगल के बड़े शिकारी होते हैं अब उनकी ओर बढ़ रहे थे। मादा चीता ने अपने बच्चे को अपने पास खींच लिया और उसे गुफा के अंदर भेज दिया। फिर खुद धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखों में एक गहरी और तेज नजर थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो। भेड़िए जो आमतौर पर बड़े और ताकतवर होते हैं, इन दिनों इस जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। वे अपनी भूख के मारे न सिर्फ छोटे जानवरों की तलाश में थे, बल्कि अब वे जंगल के सबसे मजबूत शिकारी चीता से भी मुकाबला करने को तैयार थे। जंगल की सन्नाटे में अचानक भेड़ियों के हमले की आवाज सुनाई दी। उसने उसकी गर्दन में पंजे घुसा दिए और दूसरे भेड़िए की तरफ देखा, जो अब हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी मादा चीता ने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। उसका गुस्सा, उसकी ममता और उसकी ताकत का मिला जुला असर भेड़ियों पर गहरा हुआ। वह उनकी ओर बढ़ी और 1-2 पल में उसने दूसरे भेड़िए को भी अपनी ताकत से दूर कर दिया। उस लड़े हुए मुकाबले में चीता ने अपनी पूरी कड़ी मेहनत से यह साबित किया कि जंगल की शेरनी ही जंगल का बादशाह है। भेड़िए हारकर जंगल के गहरे हिस्से में भाग गए। मादा चीता ने अपनी हार को अपनी जीत में बदल दिया था। वह जानती थी कि अगर वह उस वक्त इन भेड़ियों से ना लड़ती तो शायद उसकी बच्ची की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। चीता ने फिर से अपनी गुफा की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी बच्ची के पास पहुंची। बच्ची डर के मारे कांप रही थी, लेकिन चीता ने उसे अपनी गर्म भर में समेट लिया और धीरे से कहा, डरो मत, अब सब ठीक है, तुम महफूज हो। वो लड़की अब 4 साल की हो चुकी थी
और उसकी आंखों में हल्की सी समझ का एहसास था। कुछ दिन बाद गुफा में दोनों मां बच्ची फिर से सुकून की जिंदगी जी रहे थे। मादा चीता के दिल में अब किसी भी खतरे का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चे को हर तरह से बचाया था। बच्ची अब जंगल के बीचों बीच दौड़ती, झाड़ियों में कूदती, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी ताकत और चपलता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे बच्ची अब मादा चीता के साथ हर काम करने लगी। वे दोनों एक साथ जंगल की सैर पर जाते, खेलते और उसे हर वह चीज सिखाते जो जंगल की जिंदगी में जरूरी थी। मादा चीता का दिल अब और भी ज्यादा भर आता था। वह सोचती थी कि इस जंगल में वह अकेली नहीं है, उसकी बच्ची उसके साथ है और वह उसे अपनी पूरी ममता से पाल रही है। हर दिन वह दोनों कुछ नया सीखते और हर दिन मादा चीता को यह एहसास होता कि वह अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चे को दुनिया से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। तुम मेरी जान हो, मादा चीता ने अपनी आंखों में प्यार भरकर कहा। तुम्हारी वजह से ही मैं इस दुनिया से नफरत नहीं करती। और इस तरह मादा चीता और उसकी बच्ची जंगल की शांति में अपने दिन बिता रहे थे। एक दूसरे के प्यार के साथ वक्त बीतता गया और बच्ची अब 8 साल की हो गई थी। उसकी आंखों में वही चमक और ताकत थी जो उसकी मां की आंखों में थी। अब वह भी जंगल के रास्तों पर दौड़ती, झाड़ियों में कूदती और मां के साथ नई नई जगहों पर खेलती। मादा चीता ने उसे अच्छे से सिखाया था कि जंगल में किस तरह रहना है और किस तरह अपने इर्द गिर्द के खतरों से बचना है। लेकिन जंगल का हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता। एक दिन जब मादा चीता और उसका बच्ची जंगल में घूम रहे थे, अचानक उन्हें एक बड़ा सांप दिखाई दिया। वो सांप बहुत जहरीला और बड़ा था और सीधे उनके रास्ते में आ गया था। मादा चीता ने झट से बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और अपनी पंजों को निकालते हुए सांप की तरफ बढ़ी। उसके पूरे जिस्म में तगड़ी ताकत थी और वह जानती थी कि अगर वह इस समय डर जाएगी तो उसकी बच्ची की जान खतरे में पड़ जाएगी। सांप ने भी अपनी लहरी हुई आंखों से मादा चीता को देखा, लेकिन चीता ने उसकी घातक निगाहों को नजरअंदाज करते हुए एक मजबूत हमला किया। कुछ पल की लड़ाई के बाद सांप डर के मारे पीछे हट गया और जंगल की घनी झाड़ियों में चला गया। मादा चीता ने सांप का पीछा नहीं किया, क्योंकि उसकी पहली कोशिश अब सिर्फ और सिर्फ बच्ची थी। वह जानती थी कि उसकी ममता के सामने जंगल के हर खतरनाक जानवर को हराया जा सकता है। उसने फिर अपने बच्चे को अपनी छांव में लिया और धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ हो। दिन गुजरे और एक और खतरा सामने आया। इस बार फिर से जंगल के जंगली कुत्तों का था। यह कुत्ते अब इस जंगल में भूख के मारे इधर उधर भटक रहे थे और उन्होंने मादा चीता और उसके बच्चे को अपनी नजरें दिखा दी थी। कुत्तों का हमला अचानक हुआ था। वे तेजी से दौड़ते हुए मादा चीता और बच्चे की तरफ बढ़े। मादा चीता ने देखा कि अब उसे अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। उसने अपने पंजों को फैलाया और अपनी पूरी ताकत से कुत्तों की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों में एक आग थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची की हिफाजत चाहती हो। 2 कुत्ते उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मादा चीता ने अपनी कड़ी लड़ाई शुरू कर दी। वह पहले कुत्ते को अपने पंजों से झपेटती और फिर दूसरे कुत्ते पर झपटती। कुछ पल में कुत्ते डर के मारे भाग खड़े हुए। मादा चीता ने लड़ाई जीत ली थी और बच्ची अब पूरी तरह से महफूज थी। डरो मत बेटा, इन जंगलों में तुम सिर्फ उन्हीं से डरते हो जिनसे तुम अपनी ताकत दिखा सको, मादा चीता ने बच्ची को गले लगाते हुए कहा। अब बच्ची समझ चुकी थी कि जंगल की दुनिया में जो सबसे मजबूत होता है वही बादशाह होता है। लड़की अब जंगल में और भी ज्यादा चौकस हो गई थी। उसकी दौड़ और हरकतों से जंगल के जानवरों को समझ में आ गया था कि अब वह लड़की जंगल की असली शिकारी बन चुकी है। उसकी आंखों में वही ताकत और गरिमा थी जो उसकी मां की आंखों में हमेशा से रही थी। मादा चीता ने देखा कि अब उसकी बच्ची पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसकी आंखों में एक हल्का सा गर्व था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि जंगल में उसकी बच्ची, जो कभी महज एक नन्हा सा जिस्म था, अब जंगल की शेरनी बन चुकी थी। वक्त की चाल अपने रफ्तार से चल रही थी और जंगल में सब कुछ पहले जैसा ही था। मादा चीता की बच्ची अब एक जवान लड़की बन चुकी थी और जंगल के इस अजनबी माहौल में उसका जीवन चलता रहा। वह अब 23 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसने कभी किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। मादा चीता की बेटी जंगल के दिल में बसी हुई थी, जहां उसने सिर्फ जानवरों का साथ पाया था।
लड़की अब पूरी तरह से जंगल के रास्तों से वाकिफ हो चुकी थी। वह दिन भर अपनी मां के साथ दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती और जंगल के कोने में अपना वक्त बिताती। उसकी फुर्ती और ताकत दोनों ही चीता की तरह थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उसकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला था। उस दिन मादा चीता कहीं बाहर गई थी और लड़की अकेले ही जंगल में वक्त बिता रही थी। वह एक पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर बैठी हुई थी और नीचे की दुनिया को देख रही थी। उसकी आंखें अपनी मां की तरह जंगल की चीजों को नोटिस कर रही थीं। तभी दूर से आवाजें आईं। कुछ घोड़े की, कुछ सैनिकों की। लड़की ने ध्यान से देखा और पाया कि एक बड़े जत्थे में लोग आ रहे थे। यह लोग आम नहीं थे, बल्कि वह किसी महल के लग रहे थे। लड़का जो इन लोगों के आगे आगे चल रहा था वह कोई और नहीं बल्कि एक 25 साल का बादशाह था। वह अपने सिपाहियों के साथ उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा जिस पर लड़की बैठी हुई थी। तभी अचानक बादशाह के ऊपर एक लंबा सा बाल गिरा। यह बाल एकदम से उसके चेहरे पर आ गिरा और बादशाह ने हैरानी से ऊपर की तरफ देखा। बादशाह की आंखें पेड़ की ऊंचाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसे एक लड़की नजर आई जो उस पेड़ की शाखाओं पर बैठी हुई थी। लड़की की आंखों में कुछ था, कुछ जंगली सा, कुछ अलग सा, जो बादशाह को हैरान कर रहा था। बादशाह ने आवाज दी, अगर तुम इंसान हो तो नीचे आ जाओ, या फिर तुम कोई और मखलूक हो। लड़की जो पहली बार किसी इंसान के सामने आई थी वह बिल्कुल चुप रही। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन हैं। उसने पहली बार अपनी तरह के इंसानों को देखा था। वह पेड़ से धीरे धीरे नीचे आई और बादशाह के सामने खड़ी हो गई। बादशाह ने उसे देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लड़की का चेहरा सिर्फ सवालों से भरा हुआ था। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान नहीं थी। बादशाह ने उसकी खामोशी को समझा और बस उसकी आंखों में खो गया। वह उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसके चेहरे पर जंगल के सूरज की रोशनी कुछ खास चमक दे रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बादशाह, जो एक वफादार शासक था, अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत से इतना मुतासिर नहीं हुआ था। वह उसकी आंखों में डूबते हुए कहता है, तुम इंसान हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत अलग हो। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी हरकतें, सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी मादा चीता, जो कहीं दूर से अपनी बच्ची की तलाश में आ रही थी, उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसे अपनी बेटी के पास देखकर वो थोड़ी रुक गई। उसने इंसानों को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास जाकर खड़ी हो गई। मादा चीता की आंखों में एक गहरी नजर थी, जैसे वह इस नए खतरे को समझने की कोशिश कर रही हो जो उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ था। चीता को देखकर वह लोग डर गए, लेकिन जब चीते ने कुछ नहीं कहा तो वह इत्मीनान के साथ खड़े हो गए। बादशाह ने मादा चीता को देखा और फिर लड़की की तरफ ध्यान दिया। उसे समझ में आ गया कि यह लड़की और यह चीता एक ही है। उसने उस लड़की के चेहरे पर और मादा चीता की आंखों में वही जंगली गहराई महसूस की। वह समझ चुका था कि यह दोनों बहुत खास हैं, लेकिन यह खासियत उसे अब समझ में नहीं आ रही थी। मादा चीता चुपचाप अपनी बेटी के पास खड़ी हो गई और दोनों का आपस में एक गहरा राब्ता था। मादा चीता ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वह जानती थी कि यह आदमी उसके और उसकी बेटी के लिए कोई खतरा बन सकता था। बादशाह धीरे धीरे मादा चीता के पास गया और बड़े आदाब से बोला, तुम्हारी बेटी बहुत खास है। मुझे उससे सच्चा लगाव है और मैं उसे अपने महल में ले जाना चाहता हूं। मादा चीता ने बादशाह के लफ्जों को ध्यान से सुना। जैसे अब समझ रही हो, उसकी आंखों में कुछ बदलते हुए आसार थे। उसने बादशाह के चेहरे को देखा और फिर धीरे से उसकी नीयत को समझ लिया। उसे महसूस हुआ कि बादशाह का दिल साफ था। उसकी नीयत कुछ गलत नहीं थी। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं उसे हर खुशी दूंगा। लड़की, जो अभी तक सब कुछ देख समझ नहीं पा रही थी, अब मादा चीता के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे यह दुनिया और इस नए फैसले को समझना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी मां के साथ जीने की आदी थी और अब उसे इंसानों में जाना पड़ रहा था। बादशाह ने देखा कि लड़की के चेहरे पर दुख था और वह उसकी हालत को समझ सकता था। वह धीरे से पास आया और बोला, तुमसे कोई बात नहीं करूंगा,
लेकिन जान लो कि तुम्हारे साथ सिर्फ सच्चा प्यार और इज्जत दूंगा। तुम डरना मत। यह सुनकर लड़की और ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन फिर मादा चीता ने उसे खामोश किया। बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, इस चीता को भी अपने साथ ले लो और लड़की को भी ले चलो। यह सुनकर लड़की और चीता दोनों खुश हो गए। बादशाह अब मादा चीता और लड़की के साथ उन्हें अपने महल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो गया। सब कुछ तैयार था और वे जंगल से बाहर की तरफ चल पड़े, जहां एक नया सफर उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, महल में जाने के बाद उस लड़की का नाम गुलनाज रखा जाएगा, इसीलिए हम अभी से उसका नाम कहानी में गुलनाज इस्तेमाल करेंगे। महल पहुंचते ही मादा चीता और गुलनाज का तहदील से इस्तकबाल किया गया। मादा चीता के लिए एक खास कमरा तैयार किया गया था, जहां वह आराम से और अपनी दुनिया में रह सके। इस कमरे को जंगल की हवा और महक से मेल खाने की कोशिश की गई थी, ताकि मादा चीता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ गुलनाज को इंसानी तरीके सिखाने के लिए एक खास औरतों भेजा गया था। गुलनाज की आदतें पूरी तरह से अलग थीं और इंसानियत की बुनियादी चीजों को समझना उसके लिए आसान नहीं था, मगर समय के साथ धीरे धीरे वह इंसानी तौर तरीकों को अपनाने लगी। उसने खाना पकाना शुरू किया, चलने का तरीका बदला और इंसानों की जिंदगी के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की, और उसे धीरे धीरे यह सब समझ में आने लगा। कुछ ही वक्त में गुलनाज ने इंसानों की बुनियादी बातें सीख ली थीं और उसका रहन सहन बिल्कुल अलग दिखने लगा था। उसकी बात करने के अंदाज में भी बदलाव आ गया था। महल में अब उसका चेहरा और उसकी मुस्कान एक अलग ही रौनक छोड़ने लगी थी। उसका कदम बढ़ते हुए शाही तहजीब में ढलने लगा था और लोग उसकी खूबसूरती और अक्लमंदी के कायल हो गए थे। एक महीने बादशाह ने अपनी मां से यह बात की, जो हमेशा उसकी सलाहकार रही थी। वह अपनी मां के पास गया और बड़े अदब से बोला, मां, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जो जंगल से आई है। उसका नाम गुलनाज है। बादशाह की मां, जो एक समझदार शख्सियत थी, ने बड़े इत्मीनान से अपनी नजरें उठाई और बादशाह से कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारा दिल उससे सच्चा प्यार करता है और तुम उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बादशाह को अपनी मां से इजाजत मिल गई। उसने इसके साथ ही गुलनाज से अपने प्यार का इजहार किया। गुलनाज की खूबसूरती और शाही दुनिया से बाहर की उसकी जंगली दुनिया दोनों ही बादशाह के दिल में गहरे मुकाम पर थी। बादशाह अब गुलनाज के पास गया और उसे देखकर गुलनाज की आंखों में कुछ सवाल थे, क्योंकि उसे अब तक सिर्फ चीता के चेहरे और जंगल की आवाजें ही याद थीं। बादशाह ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, गुलनाज, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? गुलनाज, जो अब तक इंसानी दुनिया से अनजान थी, उसे यह सवाल थोड़ी देर के लिए चौंका गया, लेकिन बादशाह की आंखों में जो सच्चाई और प्यार था वह उसे महसूस हो गया। गुलनाज ने धीरे से कहा, अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहकर अपना वक्त और जिंदगी बिताने को तैयार हूं। यह सुनकर बादशाह का चेहरा खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए गुलनाज का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिताना चाहता हूं। अब गुलनाज और मादा चीता को महल में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। मादा चीता को एक अच्छा कमरा मिला था और गुलनाज को हर तरह से शाही जिंदगी सिखाई जा रही थी। जल्द ही गुलनाज ने पूरी तरह से इंसानी तौर तरीकों को अपना लिया और शाही महल में उसकी मौजूदगी अब एक आभा बन चुकी थी। बादशाह की मां ने भी अपनी इजाजत दे दी थी और महल में एक बड़े प्रोग्राम के दौरान गुलनाज और बादशाह की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बादशाह और गुलनाज की शादी की तैयारियां महल में बड़े धूमधाम से शुरू हो गई थीं। महल के बगीचे में रंग बिरंगे फूलों से सजावट की जा रही थी और महल के हर कोने में खुशबू फैल रही थी। गुलनाज के लिए एक आलीशान जोड़ा तैयार किया गया था, जो जंगल की सादगी से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद, और बादशाह के साथ उसका वक्त अब बिल्कुल साफ दिखता था। गुलनाज और मादा चीता के लिए महल में अलग अलग कमरे तैयार किए गए थे। मादा चीता के लिए एक आरामदायक और महफूज कमरा बनाया गया था, जहां वह आराम से रह सके, और गुलनाज के लिए महल के सबसे खूबसूरत कमरे को सजाया गया था, जहां उसकी नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। वह दिन भी आ गया जब महल में गुलनाज और बादशाह की शादी इंतजाम किया गया। महल में सब लोग इकट्ठा हो गए थे। बादशाह के दरबार में हर किसी की आंखों में चमक थी।
क्योंकि यह शादी सिर्फ बादशाह और गुलनाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे महल और मुल्क के लिए एक नई शुरुआत थी। गुलनाज ने अपनी आंखों में हल्की सी शर्म और खुशी का मिलाप देखा। महल की सजावट और मेहमानों का जोश इतना था कि सब कुछ जैसे किसी बड़े जश्न की तरह महसूस हो रहा था। गुलनाज का चेहरा महल के अंदर चारों ओर फैलते फूलों की तरह खिल रहा था। उसकी आंखों में ना तो डर था, ना ही कोई उलझन। वह अब पूरी तरह से इंसानों को समझने और अपनाने के लिए तैयार थी। बादशाह ने गुलनाज का हाथ पकड़ते हुए कहा, गुलनाज, आज से तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। गुलनाज ने उसकी आंखों में देखा और उसकी दिल से आवाज आई, मैं भी इस नए सफर के लिए तैयार हूं बादशाह। इस दिन के बाद गुलनाज इंसानी जीवन के हर पहलू को समझने लगी थी और बादशाह के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ मियां बीवी का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और भरोसे का बन चुका था। दोस्तों, गुलनाज से बादशाह की दूसरी शादी हुई थी। उसकी पहली बीवी भी महल में रहती थी। बादशाह की पहली बीवी, जो अब तक महल में सुकून से रहती थी, दिल ही दिल में गुलनाज से नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत खुलकर सामने नहीं आ रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी और एक बेबाक सी तन्हाई झलकने लगी थी। वो गुलनाज की खूबसूरती और उसकी आदतों से जलती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बादशाह से इस बारे में कोई बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बादशाह की आंखों में अब सिर्फ गुलनाज की ही जगह थी। पहली बीवी ने सोचा, वह जंगल की लड़की आखिर महल में क्या कर रही है। वह समझ नहीं पाती थी कि इतनी सादा सी लड़की को महल में क्या जगह दी गई। उसकी सोच में खलल इस बात को लेकर था कि वह खुद एक महल वाली थी, फिर भी उसे इतनी अहमियत क्यों नहीं मिली, जबकि गुलनाज को सब कुछ मिल गया था। महल में एक अजीब सा खामोशी का मौसम था। गुलनाज का हर कदम महल में एक नई लहर छोड़ता था। लोग उसकी खूबसूरती और सरलता से मुतासिर हो गए थे, लेकिन पहली बीवी को इस सबसे परेशानी हो रही थी। वो बादशाह के पास जाकर छोटी मोटी बातें करती, मगर उसके दिल में छिपी नफरत किसी से छुपी नहीं थी। बादशाह की नजरें जब भी गुलनाज पर पड़ती, उसकी बीवी का दिल जलता। वह जानती थी कि अब बादशाह का दिल गुलनाज में बस चुका था और उसका अपने शौहर से वह पुराना रिश्ता अब खत्म सा हो गया था। बादशाह की पहली बीवी कभी इस नफरत को गुलनाज के सामने नहीं लाती थी, मगर उसका दिल बहुत तकलीफ में था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी और उसकी आंखों में जो चमक थी वह अब गुस्से में बदल गई थी। वह जानती थी कि इस नफरत को सामने लाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था, मगर दिल के किसी कोने में वह अपने दुख को दबाए हुए थी। बादशाह की पहली बीवी, जिसका नाम समरण था, धीरे धीरे उस खौफनाक और चुप्पी से भरे अंदाज में जी रही थी। गुलनाज, जो जंगल की लड़की थी, अब महल का एक हिस्सा बन चुकी थी और समरण के दिल में जलन और नफरत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। समरण अपने दिल में गुलनाज को कभी कबूल नहीं कर पाई थी। अंदर ही अंदर समरण की ख्वाहिश थी कि गुलनाज किसी भी तरह से महल से बाहर हो जाए। समरण के लिए यह एक अहम मौका था। गुलनाज को अपने जाल में फंसाने के लिए समरण ने एक अजीब सा बहाना बनाया। उसने गुलनाज से कहा, तुम अब इंसान की तरह जीने लगी हो, लेकिन कुछ और बातें हैं जो तुमने नहीं सीखी हैं। मैं तुम्हें नदियों के किनारे चलने के लिए ले चलती हूं, वहां तुम कुछ और चीजें देख सकोगी। गुलनाज, जो अब इंसानी तौर तरीकों को समझने लगी थी, इस बात से खुश हो गई। वह समरण की बातों में आकर उसके साथ नदियों के किनारे जाने के लिए तैयार हो गई। समरण ने कभी गुलनाज से बुरी नीयत से बात नहीं की थी, लेकिन उसके दिल में यह एक साजिश थी कि इस लड़की को उसकी जगह से हटा दिया जाए। वे दोनों महल से बाहर निकली और नदी की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में समरण ने गुलनाज से पूछा, तुम्हें अब तक जंगल के बारे में क्या समझ आया है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जंगल की कुछियां बिल्कुल इंसान की तरह ही होती हैं? गुलनाज ने जवाब दिया, हां समरण बाजी, मुझे लगता है कि हर जानदार के दिल में कुछ खास होता है। समरणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक डरावनी छाया छिपी हुई थी। वह जानती थी कि आज उसकी साजिश पूरी होने वाली थी। जैसे ही वे नदियों के किनारे पहुंचे, समरण ने अपनी चाल और तेजी से काम किया। उसने गुलनाज से कहा, तुम्हें यहां कुछ सिखाने के लिए लाई हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ और बताती हूं। गुलनाज उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने लगी। समरण ने अचानक से गुलनाज को धक्का दे दिया। गुलनाज, जो पहले से नदियों की लहरों के पास थी, चिल्लाई,
क्या कर रही हो तुम? मगर समरण की धक्का देने की ताकत ने गुलनाज को पूरी तरह से लहरों में ढकेल दिया। गुलनाज चीखते हुए पानी में गिर पड़ी। नदी की लहरें उसे बहाए जा रही थीं। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं और समरण की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। समरण ने सोचा कि अब गुलनाज का कोई कुछ नहीं कर सकता। वह मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही समरण मोड़ने लगी और वापस महल जाने लगी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अचानक एक तेज आवाज आई। यह आवाज एक चीते की थी। उसने पलट कर देखा और उसी पल मादा चीता आ गई। समरण की आंखों में डर समाने लगा, क्योंकि मादा चीता के चेहरे पर गुस्सा और ममता दोनों का मिलाप था। समरण की आंखों में डर फैल गया। मादा चीता ने एक गहरी निगाह से समरण को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके ऊपर हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि समरण को संभलने का मौका नहीं मिला। समरण की चिल्लाहट हवा में गुम हो गई। उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मादा चीता की लंबी पंजों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। मादा चीता ने समरण को अपनी पंजों से जमीन पर पटक दिया। समरण को एक पल के लिए यह समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मादा चीता ने समरण को अपनी ताकत से गिराया, समरण का चेहरा घबराहट और दर्द से भर गया। मादा चीता के पंजे इतने तेज थे कि समरण को उठने का मौका ही नहीं मिला। समरण ने अपनी पूरी ताकत से मादा चीता को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम हो रही थी। उसकी हालत अब बेहद बुरी हो चुकी थी। मादा चीता ने अपनी पूरी ताकत से समरण को घायल कर दिया था। समरण की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसकी यादों में गुलनाज की कातिर आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही तस्वीर थी। गुलनाज की चीता ने समरण का काम तमाम कर दिया, उसे खत्म कर दिया। इधर महल में शोर मच हुआ था। सारे सिपाही और नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, बादशाह की दोनों बीवियां कहाँ हैं? बादशाह के चेहरे पर परेशानी की लकीरें और गुस्से के असर साफ देखे जा सकते थे। वह अपनी पहली बीवी समरण और दूसरी बीवी गुलनाज के अचानक गायब होने पर खौफ और असमंजस में था। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें महल की दीवारों से टकरा रही थीं और महल के अहाते में हलचल बढ़ने लगी थी। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे और बादशाह भी परेशान और सोच में डूबा था कि उसकी दोनों बीवियां कहां जा सकती हैं। बादशाह की नजरें बेचैन हो गई थीं। वह सोच रहा था, क्या हुआ होगा? समरण और गुलनाज दोनों कहां जा सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह लगातार यह सोचता जा रहा था कि दोनों बीवियां बिना बताए कहां जा सकती हैं, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं यह भी सोच रहा था कि कहीं मादा चीता के साथ उनका कुछ तो नाता नहीं हो। इसी बीच मादा चीता महल में लौटी। उसके जिस्म पर खून के धब्बे थे। उसके पंजों से खून टपक रहा था। वह चुपचाप अंदर आई और बिना किसी शोर शराबे के बादशाह के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी नफरत थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। उसने बादशाह के कपड़े मुंह में दबाए और उसको खींचने लगी। बादशाह ने सोचा, शायद यह मुझे कहीं ले जाना चाहती है, शायद यह गुलनाज का पता जानती है। बादशाह ने फौरन कुछ सिपाहियों को लिया और चीता के साथ चल दिया। चीता उसे नदी के किनारे उसी जगह पर ले गई जहां उसकी पहली बीवी समरण की लाश पड़ी थी और दूसरी बीवी नदी में बह चुकी थी। बादशाह के दिमाग ने काम नहीं किया। वह सोचने लगा, शायद इस चीता ने ही गुलनाज के चक्कर में मेरी पहली बीवी को मार दिया है। कुछ देर तक वह खामोश रहा और फिर उसने सिपाहियों से कहा, मादा चीता को कैद करवा दो, वह अब मेरे पास नहीं रहेगी। सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और मादा चीता को कैद करवा दिया। बादशाह के दिल में गुस्सा और नफरत दोनों मिलकर एक अजीब से तूफान की तरह घूमने लगे थे। वह इस वक्त एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे उसने अपनी बीवियों को खो दिया हो। महल में लौटने के बाद बादशाह की सोच में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समरण की लाश नदियों के किनारे मिली और गुलनाज कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उधर गुलनाज, जो कि नदी के तेज पानी में बहती चली गई थी, तेज लहरें उसे दूर ले गईं। कई कोस बहने के बाद वह एक किनारे पर आकर अटक गई। बदन पूरा भीगा हुआ, बाल पानी से चिपके हुए और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वह बेहोशी की हालत में वहीं गीली रेत पर पड़ी थी। यह इलाका एक छोटी सी बस्ती का था, जहां कुछ कच्चे पक्के घर थे
और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ रहते थे। उसी वक्त एक 50 बरस की सीधी सादी मगर नर्म दिल औरत, जो अपने फटे पुराने लोटे और साबुन की टिकिया के साथ कपड़े धोने आई थी, उसने किनारे पर कुछ अजीब सा मंजर देखा। दूर से ही उसको एक साया सा नजर आया। पहले तो उसने समझा कोई लकड़ी या कपड़े का टुकड़ा बहकर आ गया होगा, मगर जब नजदीक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। वहां एक नौजवान बेहद हसीन लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब नजाकत थी। वह औरत बिना वक्त कमवाए भागी भागी गुलनाज के पास पहुंची। हाथों से उसका चेहरा थपथपाया। पानी के छींटे मारे उसकी नब्ज टटोलने लगी। इसमें जान तो बाकी है। कुछ ही देर की कोशिशों के बाद गुलनाज के बदन में हरकत होने लगी। गुलनाज की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उनमें अजनबीपन का समंदर था। उसने इधर उधर देखा, मगर चेहरा बिल्कुल खोया हुआ था। औरत ने नरमी से पूछा, बेटी कौन हो? तुम कैसे आई यहां? मगर गुलनाज बस हैरानी से उसे देखती रही। उसके लब हिलते तो थे, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर वह औरत समझ गई कि कुछ तो बड़ा हादसा हुआ है। उसने बिना कुछ और पूछे गुलनाज को अपने कंधे का सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से उसे अपने छोटे से झोंपड़े तक ले आई। उसका घर टूटा फूटा था। एक छोटा सा आंगन, दीवारों पर मिट्टी का लेप और एक टूटी चारपाई, मगर दिल बड़ा था उस औरत का। उसने गुलनाज को चारपाई पर लिटाया, चादर ओढ़ाई और तवे पर रोटियां सेकनी शुरू कर दी। कई घंटे बाद जब गुलनाज को कुछ होश आया तो उसने फिर से अपनी आंखें खोली, मगर इस बार भी उसके चेहरे पर वही बेगानापन था। बेटी, तेरा नाम क्या है? औरत ने बड़े प्यार से पूछा। गुलनाज कुछ पल उसे देखती रही, फिर अपनी आंखें झुका ली। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना अपना नाम, ना अपना घर, ना कोई रिश्ता। औरत का दिल पसीज गया। उसने खुद ही कहना शुरू कर दिया, तू मेरी बेटी जैसी है। अब तेरा नाम हम रोशनी रखेंगे। रोशनी बन के आई है तू मेरी जिंदगी में गुलनाज, जो अब रोशनी बन चुकी थी। एक नई जिंदगी के सफर पर निकल चुकी थी, मगर अतीत का हर नक्शा उसकी यादों से मिट चुका था। वह औरत बस्ती में सबकी जानी पहचानी थी। लोग उसे फूफी कहकर बुलाते थे। उसकी घर में कोई औलाद नहीं थी। 3 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। उस 50 साल की औरत ने रोशनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसके लिए पुराने कपड़ों से नए लिबास बनाए और उसे तालीम देने का इरादा भी कर लिया। रोशनी धीरे धीरे उस बस्ती की फिजा में घुलने लगी थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक सुनी सी गूंज बाकी थी, जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रही थी। कभी कभी जब रात के सन्नाटे में वह आसमान की तरफ देखती तो उसकी आंखों से बेआज आंसू बहने लगते। उसे खुद नहीं मालूम था कि किसके लिए उसका दिल तड़प रहा है। वो बूढ़ी औरत जो उसे उठाकर लाई थी उसे दिलासा देती, बेटी सब्र करो, जो खो गया है वह लौटकर जरूर आएगा। यूं वक्त का पहिया घूमता रहा। गुलनाज, जिसे अब रोशनी के नाम से जाना जाता था, एक नई दुनिया में जीने लगी, बेखबर अपने असल अतीत से, बेखबर उस महल से जहां कभी उसके नाम की चर्चाएं होती थीं, और बेखबर उस बादशाह से जो अब भी उसे तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ महल में मायूसी का आलम था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी तारी थी। बादशाह का दिल टूट चुका था। एक बीवी की लाश मिल चुकी थी, मगर दूसरी गुलनाज का कोई नामो निशान नहीं था। बादशाह दिन रात बेचैनी से तड़पता रहता। उसको चैन न था, नींद न थी। हर लम्हा दिल में बस एक ही सवाल, गुलनाज कहां गई, जिंदा है या नहीं। आखिरकार एक दिन सब्र का पैमाना छलक ही गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरी गुमशुदा बेगम गुलनाज का पता लगाएगा या उसकी लाश भी लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सोने की अशर्फियां, जमीन जायदाद और शाही रुतबा उसके नाम कर दिया जाएगा। यह ऐलान हर गली कूचे में गूंजने लगा। हर चौक चौराहे पर मुनादी हो रही थी। बस्ती के लोग भी अब इस खबर से वाकिफ हो चुके थे। उधर वही 50 साल की औरत जिसने गुलनाज को अपने आंगन में जगह दी थी, जब नजदीकी बाजार से यह मुनादी सुनकर लौटी तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर उठा। रात के सन्नाटे में जब वह अपने छोटे से आंगन में चूल्हा बुझा रही थी, तभी उसकी निगाह रोशनी पर पड़ी, जो बड़ी खूबसूरती से चांद की तरफ देख रही थी। उसकी प्यारी सूरत, उसके नक्श, हर चीज में एक शाही रंग था। उस औरत का दिल बेकरार हो गया। उसने चुपके से खुद से सवाल किया, क्या मुमकिन है कि यही वही लड़की हो, वही जिसे बादशाह ढूंढ रहा है? वह देर तक सोचती रही। उसके जहन में ख्यालों का तूफान चल पड़ा था।
अगर यह वही है तो क्या इसे वापस बादशाह के हवाले कर दूं? लेकिन फिर यह रोशनी, जो अब उसकी बेटी बन चुकी थी, क्या उसे जुदा कर पाऊंगी? उस औरत ने अलमारी के टूटे शीशे में अपनी सूरत देखी, फिर रोशनी की तरफ नजर डाली, जो अब तक बेफिक्र थी, जैसे उसे दुनिया के किसी गम का पता ही ना हो। फिर उसने सोचा, अगर यह वही लड़की है भी तो इसमें इसका क्या कसूर? इसे तो कुछ याद भी नहीं, और बादशाह ने तो ऐलान किया है कि लाश लाने वाले को इनाम मिलेगा, मगर मेरी बेटी तो जिंदा है। यह सोचकर उसके दिल को झूठी ही तसल्ली मिली। उसने फैसला कर लिया कि जब तक कोई पहचानने वाला नहीं आता तब तक वह रोशनी को अपनी बेटी बनाकर रखेगी, किसी को कानों कान खबर ना होने देगी। मगर उसे अंदाजा न था कि जल्द ही एक तूफान उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। गुलनाज अब भी उस छोटे से कच्चे घर में थी। उस 50 साल की औरत की देखभाल में उसकी याददाश्त अब भी धुंधली थी, जैसे दिलो दिमाग पर कोई धुंध सी छाई हो। न उसे अपना अतीत याद था, न अपना असली नाम। मगर दूसरी तरफ उस औरत का शौहर, जो उम्र में करीब 60 का था, हर रोज सोचता, हर रोज मचलता रहता। बादशाह के ऐलान का खुमार उसके दिलो दिमाग पर सवार था। सोने की अशर्फियां, जमीन जायदाद और शाही इनाम का ख्वाब उसकी आंखों में तैरता रहता। आखिर एक दिन लालच ने उस बूढ़े को अंदर से पूरी तरह जकड़ लिया। सुबह सवेरे ही वो अपनी बीवी से बोला, हैं, इस लड़की को बादशाह के हवाले कर देना चाहिए, चाहे जिंदा हो या बेहोश। बादशाह को अपनी बीवी मिल जाएगी और हमें हमारा इनाम। औरत का दिल तो कांप उठा था। वह बेचारी कुछ कहना चाहती थी, मगर बीवी की जिद के आगे उसकी एक न चली। बूढ़ा आदमी ने एक पुरानी सी बैलगाड़ी निकाली, जिसमें गुलनाज को बिठाकर धीरे धीरे महल की तरफ रवाना हो गया। गुलनाज, जिसे अब भी कुछ याद नहीं था, मजबूरी में चुपचाप उसके साथ चल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी, दिल में एक अनकही बेचैनी। जब वह लोग महल के करीब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर गुलनाज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े फाटक, चमचमाते महल, सब कुछ उसे किसी भूली हुई दुनिया का हिस्सा जैसा लगा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचे और जब बादशाह ने पहली नजर गुलनाज पर डाली, उसकी आंखों में फिर से एक नई रोशनी चमक उठी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, आंखों से आंसू छलक पड़े। गुलनाज, उसके लब्बों से बस एक ही नाम निकला। बादशाह ने दौड़कर गुलनाज को अपनी बाहों में भर लिया, मगर गुलनाज की आंखों में सवाल थे, पहचान नहीं थी। बादशाह ने खुद को संभाला और उस बूढ़े को, जिसने उसे उसकी खोई हुई बेगम से मिलाया था, दिल खोलकर इनाम दिया। सोने की थैलियां, चांदी के सिक्के और एक छोटा सा बाग, सब कुछ उसी वक्त उसे दे दिया गया। बूढ़ा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन गुलनाज अब भी अजनबी सी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में जान थी, मगर शिनाख्त नहीं। बादशाह ने हुक्म दिया कि गुलनाज की खूब खिदमत की जाए, उसके आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। महल की सबसे अच्छी दाइयां, हकीम और नरम दिल औरतें उसकी देखभाल पर मुकर्रर कर दी गईं। दिन बीतते रहे, रातें करवटें बदलती रहीं, और फिर एक दिन जब महल के बगीचे में बाहर आई, जब हर तरफ फूल मुस्कुराने लगे, गुलनाज भी जैसे किसी गहरी नींद से जागी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें वापस आने लगीं। पहले मां जैसे चीते का चेहरा, फिर जंगल की मस्तियां, फिर बादशाह से पहली मुलाकात, और फिर उस नदी का वह खौफनाक मंजर। गुलनाज जोर से चिल्लाई थी। उस रात और उसी चिल्लाहट के साथ सब कुछ याद आ गया। जब बादशाह को खबर दी गई कि गुलनाज को सब याद आ चुका है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुद दौड़ता हुआ उसके पास गया और गुलनाज को अपनी बाहों में भी लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, सुकून के आंसू। उसी खुशी में बादशाह ने एक और ऐलान करवाया, आज से गुलनाज फिर से मेरी शहजादी है, मेरी बीवी है। और फिर बादशाह को याद आया उस चीते का, जो उस वक्त से कैद था, जिसने अपनी जान पर खेलकर गुलनाज की हिफाजत की थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उसे आजाद कर दो, उसे हमारे महल के बाग में आजाद घूमने दिया जाए, उसका ख्याल रखा जाए। चीते को रिहा कर दिया गया। महल के बाग में जब वह खुली फिजा में निकला, तो उसकी आंखों में भी एक चमक थी, जैसे उसे उसकी दुनिया मिल गई हो। कुछ रोज बादशाह ने खास तवज्जो से उस 50 साल की औरत और उसके शौहर को महल बुलवाया। वो दोनों सादा से लिबास में, मगर अदब से सर झुकाए हुए महल में हाजिर हुए। बादशाह ने बड़ी इज्जत और तहजीब से दोनों को सामने बिठाया। उनके लिए मिठाइयां, मेवे
और खूबसूरत चीजों को भेजा गया। खुद बादशाह ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम दोनों ने हमारी जान से प्यारी गुलनाज को नदी किनारे से बचाया। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन बादशाह को नहीं मालूम था कि अभी भी कुछ और रंग दिखने वाला है, क्योंकि उसी महल के एक कोने में एक साया उनका इंतजार कर रहा था। अचानक चीता की आंखों में गजब का तूफान उमड़ आया। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होते हुए उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधा छलांग लगाई। उस बूढ़े आदमी की तरफ सब के सब हक्के बक्के रह गए। माहौल सन्नाटे में डूब गया। सिपाही दौड़ पड़े, जल्दी करो, चीते को काबू में करो। बादशाह ने गरजती आवाज में कह दिया। मगर यह कोई मामूली हमला नहीं था। चीता जैसे किसी जुनून में थी, जैसे उसके सीने में बरसों से दबी हुई आग फूट पड़ी हो। वो बार बार उसी बूढ़े पर झपटती रही, पंजों से उसे जख्मी करने की कोशिश करती रही। बादशाह खुद हैरान थे, गुलनाज भी सन्न थी। फिर अचानक गुलनाज का दिल कांप उठा। वो तड़प कर चीखी, अम्मी रुक जाओ। गुलनाज की नरम मगर थरथराती आवाज सुनते ही मादा चीता वहीं रुक गई। वह धीमे से पीछे हट गई, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। कोई अनकही कहानी, कोई अनसुना गम। सब लोग चुप थे। सिर्फ बादशाह की भारी आवाज गूंजी, गुलनाज, ये चीता ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? गुलनाज ने गहरी सांस ली और बोली, यह मेरी मां है। इसने मुझे जानवरों के बीच पाला, पर कभी मुझ पर एक पंजा भी नहीं मारा। यह कभी भी बिला वजह ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। जरूर कोई राज है, शायद यह कुछ कहना चाहती है। बादशाह का दिमाग सोच में डूब गया। उन्होंने गहरी निगाह उस बूढ़े जोड़े पर डाली, फिर उस 50 साल की औरत से सवाल किया, तुम पर क्यों नहीं? वो झपट्टी सिर्फ तुम्हारे मर्द पर क्यों? औरत कांप गई। उसके होंठ सूखने लगे, आंखों में पछतावे का समुंदर उमड़ पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत एक राज है जो बरसों से दिल में दबा रखा था। महल में सांसें थम गईं। सिर्फ उस औरत की टूटी फूटी आवाज गूंज रही थी। बरसों पहले जब मेरी कोख से एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने उसे मटके में करके नदी में बहा दिया। उसकी आवाज में गम था, पछतावा था, क्योंकि इसको बेटियां मंजूर नहीं थीं। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को नदी में बहा दूं। महल की फिजा एकदम भारी हो गई। गुलनाज के होंठ सूखने लगे, आंखें फैल गईं। औरत ने आगे कहा, मेरी वह बेटी जिसके कंधे के नीचे एक काला निशान था, मैंने कांपते हुए हाथों से उसे पानी के हवाले कर दिया था। और आज जब मैंने इस हसीन लड़की को देखा, तो दिल के किसी कोने में एक अजनबी सी खींच महसूस हुई थी। बादशाह ने बेचैनी से गुलनाज की तरफ देखा, क्या तुम्हारे कंधे के नीचे कोई निशान है? गुलनाज कुछ नहीं समझ पाई। बादशाह ने अलग कमरे में जाकर खुद उसके नाजुक कंधे का आंचल हटवाया, और जब देखा तो वाकई वहां बिल्कुल वही छोटा सा काला निशान था जैसा उस औरत ने बताया था। सारा महल जैसे गूंज उठा। हैरत, हैरत और बस हैरत। बादशाह के चेहरे पर गजब का तासुर था। गुलनाज की आंखें भी भर आईं। मादा चीता पास आकर उसके पैरों से लिपट गई, जैसे बरसों पुराना बिछड़ा रिश्ता आज पूरा हुआ हो। सबको यकीन हो चुका था गुलनाज बादशाह की बीवी थी, जिसे कभी नफरत और लालच के चलते पानी में बहा दिया गया था। लेकिन अब कहानी ने एक और मोड़ ले लिया था, क्योंकि अब सवाल यह था कि उस शौहर का क्या अंजाम होना चाहिए जिसने अपनी ही बेटी को मौत के हवाले किया था। महल की बड़ी बाराहदरी में गहरा सन्नाटा तारी था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे, चेहरा सख्ती से तना हुआ, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनके इशारे पर वह 50 साल की औरत और 60 साल का उसका आदमी सामने ला खड़े किए गए। चारों तरफ सिपाहियों की कतार थी। हर कोई सांस रोके खड़ा था। मादा चीता अब भी गुलनाज के करीब बैठी थी। उसकी आंखें जैसे हर पल उसकी हिफाजत के लिए तैयार थीं। बादशाह ने ठंडी मगर गरजती हुई आवाज में कहा, अपने ही जिगर के टुकड़े को नदी में बहाने वालों को किस बात का अंदाजा है? वो आदमी घबरा कर गिर पड़ा। हाथ जोड़ लिए, बादशाह सलामत, हमें सजा मत दीजिए, हमारी नादानी थी। औरत भी रोती हुई बोली, बादशाह सलामत, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो चाहे सजा दो। बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ को पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तुम जैसे लोगों को तो उसी नदी में डुबो देना चाहिए जिसमें बच्ची जान को बहाया था। महल में लर्जिश फैल गई। गुलनाज ने कांपते हुए बादशाह का दामन पकड़ लिया। नरम आवाज में मगर बड़ी मजबूती के साथ बोली,
नहीं बादशाह, सलामत। सारी महफिल ने उसकी तरफ पलट कर देखा। गुलनाज की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में इज्जत और बुजुर्गी थी। मैंने इन्हें माफ किया। सब सन्न